नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले एक छोटा सा स्टॉक और छोटा सा स्टॉक रियल एस्टेट में कामकाज करती है। उसका रिटर्न अब देखेंगे। अभी इन्होंने 30 जून तक का उन्होंने अपने डेटा अपडेटेड किया है। अपडेटेड हिसाब से पहले बात करूंगा, इसके बाद हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। एक समृद्ध तौर पे देखा जाए तो उन्होंने कहा कि वाई वाई के हिसाब से हमारा सेल्स 60% जंप करती है। साथ में कहती है कि हमारा जो ईवीटा है, ईबोटा का नाम 154% जंप करती नज़र आती है। और नेट वर्थ जो नेट प्रॉफिट है वो 112%, साथ में ईपीएस देखा जाए तो कहती है 112% जंप करती नज़र आती है। कंपनी का नाम है विपुल और चर्चा करने के प्रयास में करेंगे हम विपुल के बारे में। विपुल लिमिटेड जो कंपनी क्या करती है, कंपनी रियल एस्टेट्स कंपनी, और कहती है हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन, पार्सल कंप्लीटेड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ प्रोजेक्ट की बात करती नजर नजर आती है। रियल एस्टेट की बड़ी सी कंपनी है और इसका अभी स्टॉक प्राइस छोटा सा है। इस स्टॉक प्राइस में कितनी परसेंट की जंप हुई यदि मार्केट में एक साल में जो जंप का आकलन था वो सेल्स 160% जंप करती है, तो स्टॉक प्राइस पीक नियर अबाउट देखा गया तो एक साल में कितनी जंप करती नजर आती है? 250% की जंप करती नजर आती है। क्या इसका जो सस्टेनेबिलिटी था वो लगातार बरकरार चलती है या कई बार कुछ डाउनफॉल का देखने का प्रेशर देखने को मिला? तो उसकी चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे 6 महीने में 166% जंप करती नजर आती, एक महीने में लगातार मार्केट एक पोटेंशियल की तरफ भागती नजर आती है। तो चलिए आज जानने के प्रयास करेंगे विपुल लिमिटेड के बारे में। विपुल लिमिटेड जहाँ पे करंट प्राइस हमने देखा कि 47 के आसपास था, और ये 3 फैक्टर से बना। पहला फैक्टर इज फंडामेंटल, जिसको कंपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल कहते हैं। दूसरा इज अ टेक्निकल और ट्रेंडिंग कहते हैं इसको। तीसरा इज अ सेंटिमेंटल, जैसे मार्केट में न्यूज आई, स्टॉक में कुछ ऐसा कुछ इम्पैक्ट होने वाला है या हिट करने वाला है, वो इन सब के पीछे भागती नजर आती है। और इन तीनों का माइंड को कंबाइंड करेंगे तो करंट प्राइस निकल के आ जाती है, जिसको कहते हैं करंट प्राइस, जो कि 47 के आसपास है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल में। बुक वैल्यू कहते हैं 29.30 रुपये के आसपास, 29.30 पैसे के आसपास, सॉरी फॉर डेट। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो इसकी एसेट्स अंडर लैंडिंग वैल्यूशन है वो कहती है 87 के आसपास। और देखिए 87 यदि रुपया इसका एसेट्स वैल्यूशन के तौर पे है, तो इसके हिसाब से करंट मार्केट प्राइस क्या है? अभी आधा है, 0.50 के आसपास का, क्योंकि ये तो 47 के आसपास है, ये 87 के आसपास है। चलिए आगे कहते हैं स्टॉक की पी। स्टॉक पी की तरफ देखें तो स्टॉक पी कहता है केवल 2.27 पर। यहाँ पे कई चीजें इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे यदि एक नज़र में किसी स्टॉक को परखना हो, स्टॉक पी के बेसिस पे, खास के जो कि स्टॉक की जो डिपेंडेंसी कहाँ से होती है, प्रॉफिट से बेसिस पे होती है। तो प्रॉफिट बेसिस पे देखा जाए इंडस्ट्रियल का पी को, इंडस्ट्रियल पी कहता है 33.5, जब किसका पी कहता है 2.27। और यदि इन दोनों के कंपेयर करके देखें तो नियरली मुझे लगता है कि 16 गुना 15 गुना तो मान ही लेते हैं इसको, 15 गुना तो बढ़ना चाहिए, 15x। यदि इंडस्ट्रियल की है तो ये इतना तो होना चाहिए ना, नियर अबाउट द सेम। अभी उससे क्या है, उसे काफी कम देखने को मिला, लगता है इनका पी में काफी और आगे चल के मोमेंटल होने की चांस बनती है। यदि 15 टाइम्स बढ़ती है तो सोचिए ये स्टॉक कहाँ तक पहुंच जाएगी। केबल केबल यदि 15 गुना बढ़ जाए 40 50 रुपए से, तो मार्केट तो फिर इसके जंप बूस्ट हो जाएगी। लेकिन क्या इतना हकीकत है या कुछ और भी इम्पैक्ट करता है इसको लेकर के? जहाँ पे हाई वैल्यू कहता है करीब 53, लो कहती है 12.5 के आसपास। कंपनी में दूसरा इंडिकेटर की तरफ देखें तो ये जो स्टॉक था पी, इसको डिपेंडेंसी कहाँ से होती है? ईपीएस से होती है। ईपीएस की डिपेंडेंसी कहाँ से होती है? स्टॉक से होती है, अर्थात नंबर ऑफ शेयर से होती है। तो ये एक समरी तौर पे देखा जाए तो एक प्रॉफिट यदि इतना निकल के आती है, तो प्रॉफिट का ऑन एवरेज कितना पी निकल के आता है? और पी क्या डिपेंडेंसी होते हैं? स्टॉक मार्केट की प्राइस को लेकर के। अर्निंग पर शेयर है तो स्टॉक मार्केट करंट प्राइस को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो एग्जैक्ट निकल जाता है, पी कहते हैं उसको। अब आते हैं कहाँ पे, दूसरा इंडिकेटर जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, वो कहती है 0.53 के आसपास, और करंट रेशियो कहता है 1.24 का। कंपनी रियल एस्टेट में कामकाज करती है, जो कि हमने वेबसाइट पे देखा था, जैसे कि इन्फॉर्मेशन जो बुक वैल्यू है उससे कितना प्राइस टू बुक वैल्यू कभी 162% ही जंप कर पाई है, बहुत ज्यादा जंप नहीं था। तो क्या कहते हैं इसके बारे में और लेटेस्ट, इसके बारे में लेटेस्ट कहती है नियर अबाउट द प्रमोटर्स होल्डिंग एक्सेप्ट 51%,
उस 51% में से 10%, 11% की होल्डिंग कर रखी है, प्रमोटर ने प्लेस कर रखी है। फेस वैल्यू 1 रुपये का, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। आरओसी कहती है 68 और आरओई कहती है 101%। यही तो हो गया बिजनेस का ओवरव्यू। इसमें एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे, पता है किसका? एक जो मैंने स्पेशल्स लिया है, वो लिया है किसको लेकर पता है? वो लिया है डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट को, डेटर वर्सेस सेल्स को, डेटर वर्सेस डे को। अब इस बिजनेस में जितना सेल्स रहा उसका 115% पता है क्या है? डेटर है। आकलन करके देखेंगे आप। यदि 1 रुपए का सेल्स रहा तो 1 रुपया 15 पैसे का उसका डेटर खड़ा हुआ है। प्रॉफिट के टाइप से डेटर देखें तो कितना निकल के आती है? करीब 99, मतलब नियर अबाउट द सेम प्राइस निकल के आती है। डेटर्स कितने दिन में पैसा देते हैं? 440 दिन में। सोचिए, एक पैसा है, एक बिजनेस है, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपके पास हाथ क्या आया? आपने जो बेचा वो तो हाथ आया नहीं। 115% तो आपके डेटर पड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा मार्केट में पैसा फंस गया। फिर जितना हमने प्रॉफिट बुक किया इसमें से उसका 100% डेटर पड़ा हुआ है। उसके बाद भी ये पैसा पता है कब आएगा? 440 दिन में पैसा आएगा। तो इसकी पोटेंशियल कितनी बनती है? यदि 440 दिन में कोई डिक्लाइन कर गया, कोई डेटर, तो हाथ में क्या मिलेगा? झुंझुना। आईबीसी में जाएंगे और आईबीसी में मिलता रहेगा। तो ये यहाँ पे एक डिमेरिट जो लगती है मुझे खास करके इसकी बैलेंस शीट पीएल में, वो हम इसको एग्जैक्ट आंकलन करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है इसको लेकर के। आखिर मार्केट यदि इतना इतना ज़्यादा क्या था, स्टॉक पी नज़र आती थी, तो मार्केट अभी तक इतना जंप क्यों नहीं किया? बात ये भी निकल के आती है। तब तो ये 400-500 का प्राइस हो जाना चाहिए था मार्केट को लेकर के। आगे क्या कहते हैं इसको लेकर? चलिए आगे देखते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो बना देखने के लिए बने रहिए। चलते हैं पीयर्स की तरफ। पीयर्स कहती है इसके बारे में, जहाँ पे टोटल 88 कंपनी का लिस्ट बनाया, उसमें से क्या कहती है? 35 का आंकलन है। उसमें से सबसे नीचे पे विपुल का तादाद है। क्यों तादाद है? क्योंकि इसका मार्केट कैप भी छोटा है और स्टॉक में डिमेरिट क्या नजर आई थी, जहाँ पे हम कंपेयर करके देखिए, जो किससे कंपेयर कर रहे थे अब लोग? सेल्स को लेकर के। तो सेल्स के लेकर के जो कंपेयर कर रहे हैं उसमें क्या पोर्शन है इनका? जितना डेटर है, सेल्स है, उसका सेल्स सेल्स से ज्यादा डेटर पड़ा हुआ है। और किसी तरह किसी कंपनी में देखने को मिला? नहीं मिला। प्रॉफिट पार्ट में देखने को मिला, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा डेटर है, लेकिन ये चीज सेल्स वाले पार्ट में देखने को नजर नहीं आई। अब आते हैं जहां पे हम इसको कह रहे थे, जो जो वायो वाई में लगातार जंप करती नजर आती है, तो आखिर क्या रीजन था जो मार्केट में इसका इबिटा नेगेटिव में था, ये नेगेटिव था, और ये नेगेटिव में कब क्या होगा देखने वाली बात है इसके ऊपर। चलते हैं डेटा को आज तक का देखें, तो 17 करोड़ से सेल्स जो है वो कहाँ पे जाती है? 15 करोड़ पे। मतलब यहाँ पे वायो वाई में क्या हुआ? क्यू ऑफ क्यू में कह सकते हैं इसको गिरावट आया। यदि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को कंपेयर करें, हाँ, तो क्या निकल के आया? गिरावट का। उसके बाद आखिर क्या हुआ स्टॉक में? जो टोटल प्रॉफिट के पार्ट को देखें तो 1 करोड़ 81 लाख होता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% के आसपास थी। अब ईयरली वाला का कोई चर्चा नहीं है, ईयरली वाली को फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अब टीटी यदि चार लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें तो फिर ये निकल के आती है ये टीटीएम। इसकी मुझे लगता है चर्चा नहीं करना चाहिए, अभी क्वार्टरली डेटा की चर्चा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि क्यू ऑफ क्यू का हम क्वाइट कर लें। अब क्यू ऑफ क्यू में हमारे पास बैलेंस शीट नहीं आती है। यदि यहाँ पे बैलेंस शीट होता इसके डेटे पर तो हम शायद बेहतर पर देख सकते। चलिए इसका हम बैलेंस शीट देखने का प्रयास करेंगे। इसका डेटा जो उन्होंने फाइल किया है
क्या फाइल किया है उसके डेटा बेसिस में। तो कंपनी फॉर द फाइनेंशियल जो परचेस का जो ने फाइल किया है वो क्या फाइल किया है, फाइनेंशियल रिजल्ट जो उन्होंने क्वार्टर का दिया ना उसी पर चर्चा करते हैं। उसमें कुछ और क्लैरिटी निकल के आ सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है जो इससे बेहतर निकल के आ सकती है वहाँ से। चलिए, यहाँ पे हम जानने वाले थे जो इनका रिवेन्यू मॉडल तो लगातार ठीक है बढ़ा क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में, लेकिन क्या था मार्च और अब जून में क्या हुआ, जहाँ 3500 करोड़ के आसपास था, ऑल इन लाख 3500 लाख के आसपास, वो क्या हुआ 1500 लाख पे आ गया। ये गिरावट का माहौल था। इसके बाद बैलेंस शीट में क्या कहते हैं इसके बारे में, जो खास के हम देखना चाह रहे थे इनका लायबिलिटी को लेकर, जो वहां पे लायबिलिटी था तो वो तो पिछले डेटा के बेसिस पे लायबिलिटी था, इसके डेटा बेसिस पे लायबिलिटी क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पे देखा गया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये क्या है, इसका कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड स्टैंड लोन डेटा था, और ये क्या डेटा था, ये डेटा इनका क्या था, कंसोलिडेटेड डेटा था। ठीक है, कंसोलिडेटेड डेटा तो ठीक है। इसके बाद हम स्टैंड लोन में इसका फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, इसका बैलेंस शीट को देखें, तो बैलेंस शीट कुछ है इसके बारे में। यहाँ पे बैलेंस शीट फाइल नहीं करती क्या क्वार्टरली बेसिस पे। इनकी ढेर सारी कंपनियां हैं, होल्डिंग और सब्सिडी, और सब्सिडी की बात करती नजर आती है, लेकिन इसका बैलेंस शीट कहाँ गया हुआ। केवल पीएल फाइल करते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है अभी, शायद बीएल ही फाइल करते हैं, तो फाइल उसका पीएल ही देखने को बन सकती है, बैलेंस शीट तो फिर आएगी नहीं यहाँ पे। फिर कंपेयर क्या करें बैलेंस शीट को, यदि यहाँ पे डेटर की पार्ट लेकर ऐसा उलझन में फंसा हुआ है चीज़ों को, किस उलझन में, इस उलझन में, इस उलझन को कैसे दूर करेंगे। चलिए, ये तो उलझन में दूर करने वाली बात कहाँ से निकल गई, डिटेल्स तो यहाँ पे देखने को मिलती नजर नहीं आती, और डेटर जो आती है वो तो लास्ट पीरियड का डेटर आता है। इसमें बैलेंस शीट के अंदर डेटर जो है 24 मार्च जून का तो डेटा ही नहीं है, अर्थात दिस इज करेक्टली इनकरेक्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनकरेक्ट हो जाता है। क्या कंपनी ने उसको बैलेंस शीट बनाया है कि नहीं बनाया क्वार्टरली में, ये भी एक देखने वाली बात है ना, क्या बैलेंस शीट बनती है नहीं बनती है। चलिए, इसको हम वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे आगे चल करके। अभी हम जानने वाले थे इसको लेकर के, और यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स में चलने का प्रयास करते हैं, जो फाइनेंशियल उन्होंने फाइल किया है तो वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे दिसंबर 23 तक का फाइनेंशियल देखने को मिलती नजर आती है, उसके बाद ना मार्च का जिस देखने को मिलती है, ना फिर दिसंबर जून का देखने को मिलती है। इसका कॉर्पोरेट एक्शन में क्या निकल के आती है, अनाउंसमेंट में क्या देती है, अपडेट अपडेट देती है, वहाँ देखें तो क्या कहती है इसके बारे में। कहती है इन्होंने जब अवार्ड्स द चेंज ऑफ डायरेक्टर्स की बात करती है, चार्टर अकाउंटेंट की बात करती है, और कहती है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंडेड स्टैंड लॉन कंसोलिडेटेड डेटा उन्होंने फाइल किया है, यही डेटा है बस। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग वर्ड दोस्तों, मैंने ट्राई किया सबको समझने के लिए, लेकिन दिस इज एज पर द डेटा फ्रॉम हेयर, द सेल्स इज 160% और ईबिटा इज नेट प्रॉफिट एंड दिस इज पार्ट, और एज पर द स्टॉक परफॉर्मेंस इज द नियर अबाउट, देखा जाए तो एक साल में नियर अबाउट द 250%, 5 साल में देखा गया 14%। तो यहाँ पे फिलहाल इस प्राइस के आसपास देखेंगे तो क्या था, एक एवरेज आसपास थी, इससे पहले मार्केट एक बुलिश किया था, फिर यहाँ पे पोजीशन देखने को मिला था। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानने के प्रयास करते हैं, और वो यदि मई तक का डेटा निकल के आती है, जून का डेटा कहाँ गया, उनको तो डेटा देखनी नहीं है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है जहाँ पे कुछ समझ में दिक्कत आती है, स्टॉक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे ना डीआई है, एफआई की तादाद तो है, डीआई है ही नहीं, और पब्लिक के पास जो है वो करीब 46% की बर्डन बनी हुई है। तो आखिर क्या था, जबकि प्रमोटर ने यहाँ पे कितना 9% की पोजीशन पे बिकवाली किया था, वो 9% पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट किया, वो शिफ्ट करती नजर आती है पब्लिक के पास। ये छोटा सा पार्ट था इसके लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।